नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हमारा टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। ओके, तो हिंदी वर्णमाला को आज हम थ्योरी के रूप में करेंगे। उसके बाद में हम आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर सेट लेके आएंगे। और यदि आप एसएससी जीडी या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और यदि आप नोट बनाना है तो अपने नोट भी बना लीजिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम सीखेंगे कि वर्ण क्या होता है। ओके, तो वर्ण के बारे में समझेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और हम इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ओके, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, देखिए हिंदी वर्णमाला को आपके दो भागों में विभाजित किया गया है। ओके, एक उच्चारण के आधार पर और एक लेखन के आधार पर। यदि उच्चारण के आधार पर हम देखते हैं तो इसमें आपके 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और प्लस 35 के व्यंजन होते हैं इसके साथ में। यदि लेखन के आधार पर हम देखते हैं तो देखिएगा इसमें आपके 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन और प्लस आपके 4 में संयुक्त व्यंजन होते हैं। ओके, तो समझ लिया आपने यहाँ तक। अब आगे देखिएगा स्वर के बारे में। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले पूर्ण वर्ण स्वर कहलाते हैं। ओके, जिनको बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ओके, कि स्वरों की संख्या जो है वो 13 मानी गई है। यदि मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको मूल स्वरों की संख्या बतानी है 11 है। ओके, पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि केवल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको 13 बताने हैं। ओके, और यदि मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको कितने 11 बताने हैं। ठीक है, स्वरों को कई आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि आपका जो पहला नंबर पे आता है, लगभग 6 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। जो इसका जो पहला नंबर है वो आपका आता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, इसको इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका हास्य है, फिर इसका दीर्घ है, तीसरा आपका प्लुत स्वर। देखिए हास्य स्वर क्या होते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हास्य स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको क्या कहते हैं, हम हास्य स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, छोटी और छोटा ऊ। ओके, ये तीनों अक्षर आपके हास्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरी आपकी परिभाषा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रास स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा हो गया, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ। ओके, अगला आपका आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रास स्वर तथा दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे इसका जो प्रयोग है किसी को पुकारने में या नाटक संवादों में आदि में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका राम इस तरह से हो गया, ओम, नमो। कुछ कोई भी ऐसे शब्द जो कुछ देर तक पुकारे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। अगला हमारा जो प्रकार है वो है जीभ के प्रयोग के आधार पर। इसमें देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता है, जिस भाग बोलने के लिए जीभ के अग्रभाग को बोलने की जरूरत पड़ती है। जैसे ई ए बोल के देखिएगा, आगे वाला जो स्वर है जैसे अग्र स्वर, यानी कि हमारे जीभ का जो आगा हिस्सा होता है वो इसमें कार्य करता है, इसलिए इसको हम अग्र स्वर कहते हैं। दूसरा आपका आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर को आते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर। मध्य स्वर आपके कितने होते हैं, एक होता है अ। बोल के देखिए अ हम बोलते हैं ना तो अंदर से आवाज, बीच से आवाज निकलती है। अगला आपका है पश्च स्वर। क्योंकि पश्च स्वर कितने होते हैं, जिन स्वरों को बोलने के लिए उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है, यानी कि जीभ का अंदर का भाग। बोलिए अ, जब आप आ करके बोलेंगे तो आपके अंदर से आवाज आती है आ, उ, औ, आ। ओके, इस तरह के जो आपके पश्च स्वर, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या आपकी 6 होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रकार देखते हैं, आता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से, इसमें भी आपको 4 प्रकार में विभाजित किया गया है, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। ओके, इसमें देखिए पहला आपका है विव्रत। विव्रत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ खुलता है उसको हम क्या कहते हैं, विव्रत स्वर कहते हैं। अर्धविव्रत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे छोटा आ, ए, औ। ओके, ये क्या हो गया आपके अर्धविव्रत। और अर्धसंवृत क्या हो गए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। और संवृत क्या हो गए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं,
समृद्ध स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, जैसे ई उ ओ। ओके, अगला देखते हैं। अगला सुर का प्रकार है आपका ओंठों की स्थिति के आधार पर। देखिए, ओंठों की स्थिति के आधार पर भी सुरों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक आवृतमुखी, एक वृत्तमुखी। आवृतमुखी क्या होते हैं? जिन सुरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम आवृत्ति कहते हैं, जैसे कि आ ई ए और ए। वृत्तमुखी क्या होते हैं? जिन सुरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी, व्रत का आकार ले लेते हैं, उनको जिसको बोलने के लिए हम जब बोलते हैं तो हमारा जो मुंह होता है, ओंठ, उनकी स्थिति जो एक व्रत के रूप में बन जाती है, जैसे ऊ ओ औ आ। ओके, इस तरह से अगर हम बोलते हैं तो हमारी जो स्थिति होती है मुंह की, वो गोल आकृति की बन जाती है। बिना इसकी आकृति के हम बोल नहीं सकते। ओके, इस जो भी परिभाषा है उसको उसी आधार पर याद करना है। अगला आपका जो प्रकार है वो है हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर। ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक निरानुनासिक, एक अनुनासिक। ठीक है, निरानुनासिक क्या होते हैं? जिन सुर के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें हम निरानुनासिक कहते हैं, जैसे कि आ ई। और अनुनासिक क्या होते हैं? जिन सुर के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं, जैसे आ, अंग हो गया, आ ई। ओके, इस तरह से बोलते हैं। जिनमें चंद्रउंदी लगती है वो निरानुनासिक, और बाकी बोल के देखना निरानुनासिक, जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकले। ओके, अगला प्रकार देखते हैं। अगला आपका जो प्रकार है वो है घोष के आधार पर। ओके, घोष के आधार पर देखिए, इसको सुरों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आपके होते हैं अघोष और दूसरे आपके होते हैं सहोद। ओके, देखिए, स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तब सघोष ध्वनि उत्पन्न होती है और सभी स्वर सघोष होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, व्यंजन क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण आपके व्यंजन कहलाते हैं। ओके, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिलता है और आ के बिना व्यंजन का उच्चारण असंभव होता है। ओके, बिना आ के हम किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। और परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है। ओके, यदि आपका क्वेश्चन बनता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, यदि मूल व्यंजन इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको 33 बताना है। ओके, मूल व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है, और इसमें यदि द्विगुण व्यंजन डा और अड़ा को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। ओके, यानी कि अगर कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछी है तो आपको 35 बताना है, और मूल व्यंजनों की संख्या पूछी है तो आपको 33 आपको आंसर देना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या होता है व्यंजनों का वर्गीकरण? ठीक है, व्यंजन को कई आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, पहले इसमें आता है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है फेफड़ों से निकलकर मुंह से किसी विशेष स्थान, जैसे कि कंठ, तालू, मुर्दा, दांत, ओठ को स्पर्श करते हुए निकले तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और यदि स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो घोषक के आधार पर हम व्यंजन का वर्गीकरण देखें तो इसमें दो आधार पर इन्होंने किया है, एक का घोष और एक सघोष। अब इसमें हम घोष का मतलब जानते हैं। ये घोष क्या होता है? घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों का कंपन करना। ओके, देखिए, इसमें आपका जो पहला पार्ट है वो आपका है अघोष। अघोष के बारे में देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें हम अघोष कहते हैं। ओके, देखिए, हर वर्ग का आपका पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष कहलाता है। और सघोष, सघोष जिन ध्वनियों में के उच्चारण में स्वतंत्रियों में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें हम क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। हर वर्ग का आपका तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो आपका सघोष व्यंजन कहलाता है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, हिंदी में जो है आ का अर्थ क्या होता है? नहीं, इसलिए यदि आ अघोष है तो अघोष का मतलब क्या है? कंपन नहीं। ओके, आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि आ मीन्स नहीं। ओके, इसमें कंपन ना हो वो अघोष और इसमें कंपन हो वो सघोष। ओके, अगला आपका जो पॉइंट आता है तीसरा प्रकार वो है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर भी जो व्यंजन को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्राण का अर्थ होता है हवा से। ओके, ये भी आपको ध्यान है, प्राण का अर्थ किससे होता है? हवा से। इसमें आपका जो पहला है वो है अल्प प्राण, दूसरा आपका होता है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा निकले, ओके, मुख से कम हवा निकले तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। बोलने में कम समय लगे या कम हवा निकले। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि हर वर्ग का पहला
तीसरा और पांचवा व्यंजन है वो अल्पप्राण कहलाता है। अगला आपका है महाप्राण। महाप्राण क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, ओके, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। इसकी हर वर्ग का आपका दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण कहलाता है। ओके, अगला आपका जो है अंतास्त व्यंजन। देखिए, अंतास्त व्यंजन के आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इससे हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अंतास्त व्यंजन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अंतास्त व्यंजन की यदि संख्या पूछी जाए तो वो आपको 4 बतानी है। ठीक है, अंतास्त व्यंजन की संख्या कितनी होती? 4 होती। कौन कौन सी? या हो गया आपका, रा हो गया आपका, ला होगा और एक वा हो गया। ओके, ये 4 व्यंजन आपके अंतास्त की श्रेणी में आते हैं। देखिए, उसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं एक बार। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों तथा व्यंजनों के बीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतास्त व्यंजन कहते हैं। देखिए, आपके अंतास्त व्यंजन है, ये स्वर तथा व्यंजन के बीच के आते हैं। ओके, अंतास्त व्यंजन में आपको एक बात और ध्यान रखने की, देखिए अंतास्त व्यंजन आपके या, रा, ला और वा होते हैं। ओके, और इसमें आपके जो या, रा होते हैं, या और वा, ये आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। ओके, और आपका जो रा होता है वो लुंठित होता है, लुंठित कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं इसे। और आपका जो ला होता है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ओके, इनसे आपकी क्वेश्चन हर बार बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको ध्यान रखना है नोट्स के साथ। ठीक है, आपका जो यारा हो गया अर्धस्वर, और आपका ला लुंठित हो गया, और रा को आपको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ओके, इसको आपको बहुत ही ध्यान से नोट डाउन कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला आपका जो टाइप आता है वो आपका टाइप आता है ऊष्मी व्यंजन। ओके, ऊष्मी व्यंजन क्या होते हैं? इनकी परिभाषा सुनिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी विशेष स्थान पर घर्षण या रगड़ कर निकले और वहाँ पर गर्मी पैदा हो जाती है, तो इसलिए उनको हम ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऊष्मी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे बड़ा सा हो गया, पेश चौरसा वाला सा हो गया, छोटा सा हो गया और हा हो गया। ठीक है, यदि इनकी संख्या पूछी जाए तो आपको 4 बतानी है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऊष्मी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको कितनी बतानी है? 4। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, उच्छुक्त व्यंजन क्या होते हैं? उच्छुक्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मुर्दा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आ जाए, तो उनको हम उच्छुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए, उच्छुक्त व्यंजन जो है इनका विकास केवल हिंदी में हुआ है और संस्कृत में इनका कोई भी उपयोग नहीं हुआ है आज तक। ओके, यदि उच्छुक्त व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आपको 2 बतानी है। ठीक है, उच्छुक्त व्यंजनों की संख्या आपकी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ओके, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उच्छुक्त व्यंजनों की संख्या आपकी 2 होती है। कौन कौन से आपको दिए हुए हैं। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आगत व्यंजन क्या होते हैं। देखिए, आगत व्यंजन आपके जा इस तरह से बूंदी रखा हुआ और एक फा इस पर भी इस तरह से बूंदी रखी होती है, इनको हम आगत व्यंजन कहते हैं। यदि आगत व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आपको 2 बतानी है। ओके, आगत व्यंजनों की संख्या भी आपकी 2 होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको और भी ध्यान रखना है कि देखिए, आपके जो 4 संयुक्त वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और आपका स्रा। ओके, इन चारों वर्णों को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, आपका जो छा वर्ण होता है वो आधा का, हलंत का मतलब आपका क्या होता है? आधा का। ओके, और पेच और सा वाला सा, इनको मिला के आपका छा बनता है। और आपका जो त्रा है वो आधा ता और रा, इनको दोनों को मिलाने से त्रा बनता है। अगला आपका जो वर्ण है वो आपका आता है ज्ञा। ओके, ज्ञा जो है वो आपका आधा जा और या के संयोग से बना है। अगला आपका जो वर्ण है वो आपका स्रा आता है। स्रा आपका जो सा होता है बड़ा वाला आधा सा और रा के योग से बनता है स्रा। इनको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, इनकी संभावना काफ़ी रहती है। यहीं तक आपकी क्लास समाप्त होती है। यदि कहीं भी क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल में आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।